हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 19 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 21 मार्च 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 4,500 रुपया दान कर दिया, जो कि उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान के 125% के बराबर है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हेमा का वेतन जो है एक्स रुपया है। तो वो एक्स रुपया अगर इसका वेतन है तो वो कितना दान करने का फैसला किया, एक्स का 15%, यही यहाँ पर कह रहा है। तो 15% का फ्रैक्शन में हम लोग लिखें तो 3/20, यानी एक्स का 3/20 रुपया वो दान करने का फैसला किया। लेकिन दान के समय क्या हुआ कि उन्होंने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपया दान किया, जो कि उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान के 125% के बराबर था। तो ये पूर्व में क्या उन्होंने तय किया था कि कितना दान देना है, उन्होंने ये तय किया था कि मेरा अगर सैलरी एक्स रुपया है तो उसका हम 3/20 जो है दान करेंगे। लेकिन उसका मन बदलने के कारण वो इसका 125% दान किया। तो 125% का फ्रैक्शन कितना, 5/4। तो अब जो उसका दान होगा वो इसका 5/4 होगा। ठीक है, और बराबर कितना दान किया है रुपया में, 4,500। तो इसको 4,500 के बराबर करेंगे। अब इसको कटाएंगे। देखिए 5 या 15 ऊपर बन रहा है तो 15 से इसको कटा देंगे, 300 बार में ये कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20 चौके 80 गुना 30, यानी 8 या 24 पर 2 जीरो, 3 जीरो। ठीक है, तो 24,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, हमेशा आते रहता है सवाल। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य के साथ कितने वस्तु हैं, 9, तो ये कॉस्ट प्राइस में चला जाएगा। और क्रय मूल्य के साथ कितने वस्तु हैं, 10, तो ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में चला जाएगा। यानी 9 का सामान 10 में बिक रहा है, 1 का प्रॉफिट है 9 के ऊपर, तो 1/9 कितना होता है, 11, सही, 1/9%। आगे बढ़ते हैं। वह संख्या कौन सी है जिससे इतना को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है, देखिए इसको आप ऑप्शन से अगर करें तो ये 45 तो छट ही जाएगा, क्योंकि ये 45 से भाग लगने वाला है नहीं, क्योंकि इसका एक अंक क्या है, 7 है। उसके बाद 57 में देखिए 3 गुना 19, 3 का मल्टीपल है तो ये भी 3 से कटना चाहिए। 6 2 8 5 13 5 18 7 22, 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी हट जाएगा। अब हमारे पास है दो ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर देख लीजिए ये किससे डिविजिबल है। 3 से तो नहीं था, उसके बाद 9 से भी नहीं होगा। अगर 11 से देखें तो 7 5 12 6 18 5 2 7, 18 और 7 का अंतर 11 हो रहा है, यानी ये 11 का मल्टीपल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। अगर 11 से डिवाइड करें तो 5 बार में जाएगा, फिर 75 हुआ 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर 7 बार में। ठीक है, फिर 11 से जाएगा, क्योंकि ये देखिए 7 6 13 8 5 13, तो 11 से 5 बार में, 1 बार में, फिर 7 बार में। उसके बाद 7 5 12 1, यानी इधर फिर से 11 से जा रहा है तो फिर से लगा देंगे, 11 चौके 44 और 11 से 77। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, निकल चुका है। 11 का 3 पैर बना हुआ, एक यहाँ पर खाली है, जो कि यही इसका आंसर होगा, 47। इसी से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 47 हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 11 गुना 11 गुना 11, जो कि एक धन संख्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो यहाँ पर देखिए लाइन ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कितना है, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये माइनस नहीं देखेंगे, क्योंकि लाइन ब्रैकेट का मतलब क्या, इस तरह से अगर ब्रैकेट रहता तो माइनस वाला बाद में देखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी समझिए। ये अंदर वाला कर देंगे, 8 हो गया। अब 6 में से 8 घटा देंगे, 2 हो गया माइनस का। उसके बाद आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। और आगे 8 है और यहाँ गुना है, कुछ नहीं है तो ठीक है, 11 गुना 8 करेंगे तो 88। 88, अब 50 में 88 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 38। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 2 वर्ष में इतना, 3.5 वर्ष में इतना। अगर टाइम का हम लोग गैप देखें तो यहाँ 1.5 वर्ष का गैप है। ठीक है, और रुपया में अगर गैप देखें तो कितना है, इधर 44 हो गया और आपका ये 73, तो कुल मिला के 117 रुपया यहाँ पर जो है डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 1.5 वर्ष में हमको 117 रुपया का ब्याज मिल रहा है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 117 को 1.5 से यानी कि 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 3 से 39 कटेगा, 39 दूना 78 रुपया पर ईयर जो है इसको ब्याज के रूप में मिल रहा है।
अब हमको चाहिए धनराशि। यहाँ देखिए 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो गया, इसका मतलब 2 वर्ष में कितना ब्याज इसमें ऐड हुआ है, 1 वर्ष में 78 मिल रहा, तो 2 वर्ष में 278 का 2 गुना कितना 156 रुपया इसको ब्याज मिला होगा। तब जाके ये ब्याज जोड़ने के बाद इतना रुपया इसका मिश्रधन बना। तो मूलधन कितना होगा, ये जो मिश्रधन है 756, इसमें आप 156 माइनस कर देंगे तो 600 रुपया जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान निकालना। देखिए यहाँ x की पावर क्या है, हाफ है, हाफ से 2 में जाना, यानी कि 2 बार इसका स्क्वायर करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर k रहे, स्क्वायर में हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, k का स्क्वायर माइनस का 2 करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू आएगा कितना, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, जो कि यहाँ पर किया जाता है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा। फिर से इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 7×7 = 49 माइनस का 2 यानी कि 47। यही इस सवाल का आंसर होगा, यही पूछा जा रहा है जो कि यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। खेलों में किसी व्यक्ति द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदक की कुल संख्या 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए जो भी रेशियो होगा उनके योगफल से ये जरूर कटेगा। अगर वो नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन देखें तो ये जोड़ के कितना हो रहा है 25, 25 से 75 कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 5 इन दोनों का भी मल्टीपल है 75, और यहाँ पर 9 1 10 हो रहा है, यानी 10 से 75 पूरी तरह से विभाजित नहीं है। इसका मतलब यही जो है इसका जो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, लिखते हैं सबको आरोही क्रम में। 2 है, फिर 14 है, उसके बाद 16 है, 18 है और 20 है आपको 2 बार। ठीक है, 20 20, उसके बाद क्या है 28 है, 30 है, उसके बाद 32 है और 48 है। कितने नंबर हो गए, 3 3 6 4 10, इधर 3 3 6 4 10। ठीक है, करेक्ट लिखा है। अब यहाँ प्रेक्षणों की संख्या क्या है, सम है, 10 है तो सम हो गया। सम अगर रहता तो बीच वाला 2 पद का एवरेज माध्यिका होता, तो बीच वाला 2 पद कौन सा, यही दोनों है, क्योंकि बाकी इधर का 4 और इधर का 4 हटा दीजिए, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 20 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। 4800 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6000 हो जाती है। इसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह धनराशि 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ जो इसका धनराशि यानी मूलधन वो कितना है, मूलधन है इसका 4800, और ये जो अमाउंट बन रहा है इसका मिश्रधन वो कितना बन रहा है 6000 बन रहा है। टाइम इसको कितना लग रहा है 4 साल का, और पूछा जा रहा है हमसे कि 12 वर्ष में ये कितना गुना होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये 4 वर्ष का जो है इसका रेशियो ले लीजिए, 0 0 काट देंगे, 12 से कट रहा है 4 बार में, 12 से 5 बार में, यानी 4:5 में जो इसका धन बढ़ रहा है ये 4 वर्ष का टाइम है, और 12 वर्ष का पूछ रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ 3 गुना है, तो इसका जो 12 वर्ष का रेशियो होगा वो क्या होगा, 4 के क्यूब में और 5 के क्यूब में, यानी कि 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, आप इसको इस सब तरह से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 4 से 5 हो रहा है, 1 वर्ष का टाइम है, चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहे हैं, इस रेशियो में इसका धन बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 3 वर्ष का टाइम रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब करते हैं। अगर 2 वर्ष का टाइम रहता तो क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस रेशियो में बढ़ता। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 का 2 गुना है तो पावर 2 कर दिए, 1 का 3 गुना है तो पावर 3 कर दिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 वर्ष का अवधि है तो 4 वर्ष का 3 गुना हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्यूब करना पड़ा। तो इस रेशियो में जो है इसका धन बढ़ेगा। अगर उसके पास 64 रुपया है तो उसका धन बढ़ के कितना होगा 125, लेकिन यहाँ एक्चुअल में इसका 4800 है, ये 64 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का निकालने के लिए आपको 4800 को 64 से डिवाइड करना होगा, निकालना है 125 का तो 125 से गुना करना होगा। ठीक है, 16 से कट रहा है, 16 चौके 16 से 300 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 75 बार में। 75 गुना 125 करेंगे कितना होगा, ये हो गया आपको 7500, उसके बाद 75 दूना 150, यानी कि 150 पर 1 0 1 1500 हो गया, और 75 पंचे ये कितना हो जाएगा 325। ठीक है, 375, तो सबको जोड़ेंगे 7500 और 1500 ये कितना हो जाएगा 9000, और 375 यहाँ हो गया, तो 9375 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण अल्फा बनाती है कि tan अल्फा 15/8 है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पतंग है,
और ये पतंग का डोरी है इस बिंदु से, और ये समतल बिंदु का दो बिंदु है। एक तो ये हो गया पतंग का सीधा लंबवत ऊंचाई, और यहाँ से पतंग का डोर इस बिंदु को छू रही है। ये पतंग के डोर की लंबाई है, और ये समतल भूमि है, इसको मिला दीजिए। ये जो एंगल बन रहा है यही बन रहा है अल्फ़ा, इसी के बारे में कह रहा है। और टेन अल्फ़ा है 15/8। टेन मतलब क्या, P/B, यानी 15 हो गया पी ये हो गया 15, और बी हो गया यानी आधार 8। और हमारे पास क्या दे रखा है कि डोरी की लंबाई 102 मीटर है, यानी कि ये जो है 102 मीटर है ये डोरी की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे। ये क्या है, समकोण है, 8 है 15 है, तो ये क्या होगा 17 होगा। यही रेशियो होता है 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 17 का कितना गुना है 102, 6 गुना। क्या पूछ रहा हूँ, ऊंचाई, तो ऊंचाई यही हो गया, तो 15 का भी 6 गुना करेंगे तो 15 6 के 90 मीटर जो है इसका ऊंचाई आएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष राशि से 20% की कटौती करने के बाद 3,600 रुपया की राशि शेष बची है। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप इसको सक्सेसिव फॉर्मूला से या रेशियो से कर लीजिए। रेशियो से अगर करना चाहे तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 यहाँ लिख देते हैं, यानी 10 पर 1 का कमी हुआ तो 10 से 9 बन गया। फिर 20% का कटौती यानी कि 1/5, 20 पर 1 का कटौती हुआ, ये 5 पर 1 का कटौती हुआ तो 5 से कितना रह गया 4। अब ये सक्सेसिव है तो गुना कर दीजिए, इधर हो गया आपको 50 और इधर हो गया 36, यानी 50 से ये 36 रह गया। जबकि अगर वहाँ देखें एक्चुअल में तो कितना रहा 3600, तो ये सीधा सीधा 100 गुना है, तो इसको भी 100 गुना कर दीजिए, तो 50 का 100 गुना करेंगे तो 5000 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह लघुत्तम धनात्मक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इन सब में जोड़ने पर प्राप्त योगफल एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या ही बनाना तो हम लोग यहाँ से पूर्णांक नहीं लेंगे, ये जो 6 4 5 7 दिया है इसको नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन लेंगे। तो सब फ्रैक्शन को जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। तो एलसीएम ले लीजिए, 3 12 36 और 12 का एलसीएम 36 आ जाएगा। पहला हो जाएगा 3 से 12 12, 12 दूना 24। उसी तरह से दूसरा कितना होगा 21, और फिर 9, उसके बाद ये हो जाएगा 3। सबको जोड़िए, 9 3 12, इधर 36 और 21, 37 20 57/36 हो गया। ठीक है, आप इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पूर्णांक अगर बनाना है तो ऊपर हमको चाहिए ये नीचे वाला 36 का कोई मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल तो 36 हो गया, दूसरा क्या होता है 72, 36 का 2 गुना 72, तो यहाँ पर होना चाहिए 72, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 57। तो इसमें कुछ जोड़ा जाना है तो कितना जोड़ेंगे, 57 और ये 72 का अंतर कितना है 15, 15 का अंतर है, और नीचे क्या दे रखा है 36। तो 15/36 जो है इसमें जब जोड़ देंगे हम लोग तो ये पूर्णांक बन जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमको 2। ठीक है, तो आंसर तो ये नहीं कटाना पड़ेगा 3 से 5 बार में, 3 से 12 बार में। ठीक है, तो 5/12 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर इसको 9/36 को पहले सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लोग देख लेंगे ऑप्शन, यहाँ 5 है, 35 में क्या है 7 5 है, यहाँ देखिए 39 में क्या है 3 गुना 13। तो 3 का मल्टीपल चेक करना सबसे आसान है। ये देखिए 5 या 15 9 24, 3 का मल्टीपल है ये 19, ये नहीं है, ये 31 हो रहा है नहीं है, यहाँ पर 19 हो रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से एक बार में ही आंसर हम लोग निकाल लिए। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है इसका मान निकालना है। तो आप देखिए इसमें हम कई बार बताएं आपको कि फंडा क्या है कि जिधर कमी है उतना जीरो बैठाइए एक पे। जैसे यहाँ देखिए ऊपर 2 अंक के पहले है, नीचे 3 अंक के पहले है, फिर यहाँ पर 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यानी कि सब में जो है एक एक अंक का अंतर। यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, तो एक एक अंक का अंतर है। तो ऊपर कम है तो ऊपर वाला में आप एक पर एक जीरो बैठा दीजिए, और स्क्वायर रहेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अगर क्यूब रहेगा यहाँ तो क्यूब कर दीजिए। यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 का स्क्वायर 100 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बेसिक तरीका से हम आपको कई बार बता चुके हैं। आगे बढ़ते, 7 का छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इन सबसे विभाजित करने पर क्रमशः ये शेष बचता है। छोटा नंबर है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, नहीं तो तरीका इसका क्या है कि आप देखिए यहाँ कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है। ठीक है, तो कितना का अंतर है 1 का अंतर है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, 1 का अंतर है। सब में एक एक का अंतर है। ठीक है, कितना बार है 5 नंबर है, तो पाँचों में एक एक का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है। तो वो जो नंबर होगा, पहले ये 7 का गुणज भूल जाइए, वो जो नंबर होगा वो होगा इन सब का एलसीएम और माइनस का 1। ठीक है, यही तरीका होता है। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 6 उठाते हैं, उसके बाद 5, उसके बाद 4 का 6 में क्या है 2 है, 2 नहीं है 2 से गुना कर देंगे। 3 पूरा का पूरा 6 में है, 2 भी पूरा का पूरा 6 में है, तो एलसीएम हमारा यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 दूना 10 6 के 60। तो वो जो नंबर होगा 60 और माइनस का 1 होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखा है कि वो 7 का गुणज होना चाहिए।
तो वो नंबर हो जाएगा 60 के माइनस का 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छोटा नंबर है तो आप यहाँ पर के का वैल्यू रख के देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 60 में से 1 59 होगा, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं बन रहा है। अगर के का वैल्यू 2 रखेंगे तो 60 दूना 120 माइनस 1 119 बन रहा है, जो कि 7 का मल्टीपल है। यही सबसे छोटा भी नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में 119 दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक धातु के 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः यहाँ दे रखा है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु का कोई ह्रास नहीं होता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए इन तीनों घनों का भुजा यहाँ पर दे रखा है, तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है। अब देखिए पहला का 3 है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, दूसरा का 4 है 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और तीसरा 5 है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। और इन तीनों का जो आयतन जोड़ेंगे तो हमें बड़ा वाला घन का एकल घन जो बनाया जा रहा है उसका आयतन प्राप्त होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसका भुजा हमारा क्या है, ए है, तो ए का क्यूब यहीं पर कर दीजिए, ए का क्यूब बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, ये सबको जोड़िए, आपको 120, ये हो गया कितना 60 20 80 200, और यहाँ पर 7 4 11 5 16 यानी कि 216 हो गया। तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6, यानी 216 का घनमूल। तो 6 ही इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450, घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इनमें 13 घंटा 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी और स्टीमर से 1.5 गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 यहाँ पर जो है सवारी है इसके पास, पहला स्टीमर है एस लिख देते हैं, रेलगाड़ी है ट्रेन टी लिख देते हैं, तीसरा है क्या इसके पास घोड़े, इसको एच लिख देते हैं हॉर्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यहाँ चाल का कंडीशन दे रखा है उसके अनुसार यहाँ 1.5 गुना, यानी कि इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/2 गुना 1.5 गुना। तो क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी और स्टीमर से इतना गुनी है। तो हम लोग स्टीमर का चाल यहाँ जो फ्रैक्शन में लिखे हैं वही मान लेते हैं कितना है 2 यूनिट है। ये स्टीमर का चाल, अगर स्टीमर का चाल 2 यूनिट है तो इस पर है रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी का कितना होगा 3 यूनिट हो जाएगा। 2 का 3/2 निकालेंगे तो 3 होगा। अब आगे देखिए रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी है, तो ट्रेन ऑलरेडी 3 है तो घोड़ा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 का 3 गुना 3 होता है। तो यहाँ पर जो है एक बार में रेशियो आ चुका है। ये किस चीज़ का रेशियो है, चाल का। स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए ये डिस्टेंस अलग अलग है, अगर डिस्टेंस सेम रहता तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता। सेम अलग अलग है तो थोड़ा सा इसमें जो है परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग एक्स के टर्म में मानेंगे, पहला का 2x, दूसरा का 3x, और ये हॉर्स का कितना है x। अब यहाँ देखिए कि स्टीमर से 120 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो इसमें समय अगर निकालें तो 120 को स्टीमर का चाल यानी 2x से डिवाइड करना होगा। ये हो गया स्टीमर द्वारा लगा समय। उसी तरह ट्रेन का निकालेंगे तो 450 किलोमीटर गया है, स्पीड इसका है 3x, तो ये हो गया ट्रेन का समय। और अगर घोड़ा का समय निकाले तो 60 किलोमीटर गया है, इसका स्पीड कितना है x है। ये तीनों का समय हो गया, और तीनों को टोटल समय कितना लग रहा है 13 घंटा 30 मिनट, यानी 13.5 घंटा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या 27/2 घंटा, 13.5 का मतलब वही हुआ। अब यहाँ इसको सॉल्व करिए, एलसीएम आ जाएगा कितना, इन सबका एलसीएम 6x आ जाएगा, 2 तिया 120 तिया कितना 360, प्लस ये हो जाएगा आपको 450 दूना 900, और यहाँ हो जाएगा 360 बराबर 27/2। सबको जोड़िए, ये हो गया 720 और 9 यानी कि 1620 बटा 6x बराबर 27/2 है हमारे पास। 27 से ये कट जाएगा, देखिए 81 दूना होता तो 27 से ये 6 बार में, और एक जीरो भी तो 60 बार में ये कट जाएगा। 6 से इसको कटा दीजिए 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x है यहाँ कुछ नहीं तो x हो गया, यहाँ पर 2 दाई 20 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 20। अब x का 20 आया तो तीनों का स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी का पूछ रहा है, रेलगाड़ी कितना 3x है, तो 3x का कितना होगा 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सिंपल सा देखिए, 100 को आप 7 से डिवाइड करिए और 300 को आप 7 से डिवाइड करिए। तो 100 को जब करेंगे 7 से डिवाइड तो ये 14 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 दूना 14 यानी 42 पॉइंट कुछ आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 28 आ रहा है, इतने ही नंबर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि 30 पाई सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि देखिए क्या होता है 2 पाई आर, जो कि हमारे पास 30 पाई ऑलरेडी है, तो पाई पाई कट जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे 15 बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर है हमारा कितना 15, तो 15 का स्क्वायर 225, तो 225 पाई जो है इसका एरिया होगा।
आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 2 गुना 44 144 है, इसको आप डायरेक्ट जो है पहली संख्या 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से दूसरी संख्या आपको निकल जाएगा। 16 से 9 बार में 9 दूना 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई निकालना तो √3/2 से गुना कर दीजिए। 2 से 5 बार में 5√3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि x प्लस वाई 1 है तो इसका मान निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन में दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो एक को आप जीरो कर दीजिए। तो y को जीरो जब कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y को जीरो किया तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। एक्स क्यूब का वैल्यू देना, x का 1 है तो एक्स क्यूब का कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। तो एक ही सवाल का आंसर है। दूसरा तरीका, आप इसको दोनों तरफ जो है क्यूब कर दीजिए, फिर भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, एक रोड रोलर की त्रिज्या 7 मीटर और इसकी ऊंचाई 14 मीटर है। यह एक मैदान को समतल करने के लिए 100 घूर्णन करता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझिए इसको, ये जो रोड रोलर है इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो घूर्णन करेगा तो ये साइड वाला क्षेत्रफल से हमको मतलब नहीं, क्योंकि ये जमीन से टच होने वाला नहीं है। जमीन से टच क्या होगा, ये जो गोलाकार आकृति है चारों तरफ का एरिया, वही इसको जमीन को टच करेगा। तो हमको चाहिए ये सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। तो रोड रोलर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, 2πRh। तो 2 इंटू पाई दे देंगे, इंटू आर कितना है, यहाँ देखिए 7 है, इंटू एच कितना है, 14 है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल उसका। तो एक चक्कर जब घूमेगा तो इतना जो है भूमि वो समतल कर पाएगा। लेकिन वो 100 घूर्णन करता है तो 100 से गुना कर दीजिए, टोटल घूर्णन में कितना समतल हुआ वो निकल जाएगा। तो यहाँ से आप पाई का वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू कितना, 22/7। ठीक है, तो 7 कट जाएगा, अब गुना कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 5 61 पर 2 जीरो। तो ये कितना हो गया, 61,600 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते, दो धावक क्रमशः 15 और 16 किलोमीटर की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि एक को दूसरे की तुलना में 16 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ समय का अंतर दे रखा है और यहाँ चाल दे रखा है। तो हम लोग पहला और दूसरा धावक का चाल का अगर रेशियो लिखे तो क्या बनेगा, 15 और 16। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, देखिए ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो इसका इनवर्स होगा, यानी कि 16:15 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, जबकि सवाल में ये 16 मिनट का डिफरेंस दे रखा है। तो 1 यूनिट 16 मिनट के बराबर हो जाएगा। चाहे आप इसका टाइम निकाल लीजिए चाहे इसका निकाल लीजिए, क्योंकि दूरी निकालना है तो टाइम और चाल चाहिए। तो इसका समय निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी निकालना है तो चाल इसका लेंगे, क्योंकि इसका समय निकालना है तो इसका चाल है 15 किलोमीटर पर आवर और समय आया है 16 गुना 16। ये क्या है, 16 गुना 16 मिनट में है। और अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय इसको घंटा में चाहिए, तो इसको आगे आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से कटाएंगे 4 बार में, 4 से 4 बार में 16 गुना 4 64 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, पुरुष के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा कर लिया तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हम लोग वास्तविक संख्या क्या है, x है। अगर x आदमी आ जाता तो काम कितने दिन में पूरा होता, 10 दिन में, ये टोटल वर्क हो जाता। लेकिन इसके 5 आदमी के नहीं आने के कारण क्या हुआ है, 12 दिन लगा है। अगर x में 5 आदमी नहीं आए तो कितने आदमी आए, x में 5 माइनस कर देंगे, इतना आदमी आया। और इतना आदमी ने काम मिलकर कितने दिनों में पूरा किया, 12 दिनों में। तो 12 से यहाँ गुना कर देंगे, टोटल वर्क दोनों कंडीशन का बराबर है। आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 से कट रहा 5 बार में, 2 से कट रहा 6 बार में, तो इधर हो गया 6x, इधर 5x, अंतर आ रहा है x का, इधर 6 पंचे 30, यानी x का वैल्यू आ गया 30। तो प्रारंभ में 30 व्यक्ति थे इस ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं, जब x प्लस वाई प्लस जेड 16 है और इसका मान 78 है तो इसका मान निकालना। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालने के 3-4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पर आधारित जो भी फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। तो इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, इसमें सिर्फ यही दोनों का प्रयोग हुआ, एक x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा ये वाला। तो सबका वैल्यू यहाँ पर रखिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 16 है। उसके बाद
इसका स्क्वायर करके देना। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 माइनस 3 इंटू ये, इसका वैल्यू कितना 78 है, तो 3 गुना 78 यहाँ पर देना है। तो आप गुना करिए तो 7 की 210 प्लस 24 234 हो जाएगा। अब ये आ गया 16 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और इधर 22, यानी कि ये आ गया 22। तो 16 दूना 32 बचा 3, 16 दूना 32 3 35, 352 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इसमें Q का उच्चतम मान निकालना है। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं यहाँ पर 5P9, दूसरा है क्या 3R7, 3R7, तीसरा है 2Q8 और सबका योगफल कितना है 1114। अब देखिए यहाँ पर 9 7 16 16 8 24, 24 का 2 पड़ा, ये 24 का 4 पड़ा, बचा कितना 2, तो आगे भेज दीजिए। अब लास्ट वाला को जोड़िए, 5 3 8 2 10, लेकिन यहाँ कितना है 11, इसका मतलब बीच वाला से एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर आया है। अब देखिए P प्लस R प्लस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे इसका इकाइंक 1 बने, और 2 हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप कहेंगे कि 2 में अगर 9 जोड़ देंगे, जैसे 2 है पहले से और 9 इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा क्या 11। तो 11 का 1 यहाँ पड़ जाएगा और एक एक जो है आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर P R और Q तीनों का वैल्यू कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पूछ रहा है Q का मैक्सिमम, तो P और R को मिनिमम कर देंगे यानी 0 कर देंगे, तो Q का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक समतल जमीन पर 2 खंभे खड़े हैं जिनके बीच की दूरी 24 मीटर है। खंभों की ऊंचाई यहाँ दे रखा है 20 मीटर और 38 मीटर है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये पहला खंभा है जिसका ऊंचाई कितना दे रखा है 20 मीटर, और ये है हमारा दूसरा खंभा जिसका ऊंचाई है 38 मीटर। ठीक है, और इनके बीच का दूरी जो दे रखा है सवाल में वो कितना दे रखा है 24 मीटर, तो ये हो गया हमारा 24 मीटर। और पूछ रहा है इनके शीर्ष का दूरी निकालना है। तो देखिए ये दूरी भी 24 है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से मिला दें इसके समांतर, तो ये भी कितना होगा 24 ही होगा, और ये 20 है और ये पूरा 38 है, तो ये यहाँ से लेके नीचे तक ये भी 20 होगा क्योंकि इस तरफ वाला भी 20 है। तो 38 में 20 इधर रह गया तो बचा कितना 18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये 18 है, ये 24 है और ये समकोण है, तो हमको निकालना क्या है कर्णे, एच निकालना है। तो देखिए 18 है 24 है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें 6 से 3 से गुना हुआ है, यहाँ पर 6 से 4 में गुना हुआ है, तो यहाँ पर 6 गुना 3 हो गया, यहाँ पर 6 गुना 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 6 गुना 5 होना चाहिए, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है और सभी में 6 6 से गुना करके यहाँ पर डेटा बनाया गया है। तो 6 पंचे 30 जो है इसका ये वैल्यू आएगा, तो 30 मीटर इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। इस तरह का त्रिभुज है जिसमें एक कोण है हमारा 75 डिग्री और कह रहा है कि सबसे छोटा कोण का संभव मान ज्ञात कीजिए, और ये सबसे बड़ा कोण है ये जो 75 डिग्री है, तो हम लोग ये दूसरा कोण को मान लेते हैं कि 75 के बराबर ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं। सवाल में स्पष्ट कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण यही है, तो मैक्सिमम जो है ये दूसरा कोण ये 75 डिग्री लेंगे, तो तीसरा कोण सबसे छोटा अपने आप मिल जाएगा। तो ये दोनों कोण मिला के कितना हो गया 75 75 150, और तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो तीनों में से दो कोण का योगफल 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री जो है तीसरा कोण हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुना ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने इसे 6/5 से गुना किया, परिणाम स्वरूप उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 572 अधिक था। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या क्या मानेंगे, इन दोनों का गुणनफल। यहाँ 5/6 में नीचे 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 6 पंचे 30। अगर इसका ये 5/6 निकाले तो कितना आएगा 25 आएगा, लेकिन उन्होंने गलती से 6/5 निकाला, तो 30 का जब 6/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 36। देखिए यहाँ कितना का डिफरेंस आया है 11 का, जबकि सवाल में कितना का डिफरेंस आया है 572 का, तो इस 11 का वैल्यू हो जाएगा 572। ये कितना गुना है, ये है 52 गुना। हमसे पूछ रहा है संख्या, तो संख्या 30 मान है तो इसका भी 52 गुना करेंगे, तो 52 कितना 156 पर एक जीरो दे देंगे, तो ये आ जाएगा 1560, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाएगी। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, नए सदस्य मतलब जो आए हैं इसमें शामिल हुए हैं। देखिए यहाँ
ये 4 खिलाड़ियों के आने से क्या हुआ है, 2-2 वर्ष जो है एवरेज बढ़ गया है, लेकिन बढ़ने से पहले ये 18 वर्ष जो एवरेज था वो भी मेंटेन हुआ है। कहने का मतलब 4 खिलाड़ी, ठीक है, और वो मेंटेन किया है 18 वर्ष का एवरेज, तो 18 गुना 4 तो होगा ही, प्लस में इसके आने से ये भी प्रभाव पड़ा है कि सभी खिलाड़ियों का 2 वर्ष औसत बढ़ गया है। तो खिलाड़ी 11 पहले से था, 4 आया, टोटल कितना खिलाड़ी हो गया 15, और सभी में 2-2 का वृद्धि हुआ है। तो ये जो है टोटल ये आने वाले 4 नए खिलाड़ियों का आयु निकला। तो सबको जोड़िए, कितना हो रहा है 18 चौके 72, इधर 30, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 102 डिग्री, ठीक है, 102 वर्ष। अब इसमें क्या कर रहा है कि नए सदस्यों की औसत आयु, तो नए का जो टोटल आयु कितना है 102 है। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा 102, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 ही खिलाड़ी आए हैं, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25.5 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसको घंटे, मिनट और सेकंड में लिखना है, ठीक है। देखिए ये 5 तो घंटा में है ही, हम लोग ये 0.37 को 60 से जब गुना करेंगे तो ये मिनट में आएगा, कितना आएगा 7 6 के 42, 18 4 22, यानी 22.2 मिनट। अब इसमें 22 हमारा मिनट हो गया, बचा कितना 0.2। अब इसको सेकंड में बदल देंगे 60 से गुना करके, तो ये हो जाएगा 12 सेकंड। तो 5 घंटा 22 मिनट और 12 सेकंड ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2014 और वर्ष 2018 के बीच घड़ियों के किस ब्रांड की बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है। देखिए 14 यहाँ है, 18 यहाँ है, देखेंगे पहला ब्रांड है टाइटन, 366 से 288 हुआ, कितना का यहाँ कमी हो गया है 66 उधर और 12 इधर, यानी कि 78 का कमी है। यहाँ पर लिखते हैं पहला का 78 का कमी है, किसके ऊपर, बेस वैल्यू हमारा 366 रहेगा 2014 वाला। दूसरा का देखें 205 से 202 हुआ, यानी कि 3 का यहाँ पर जो है कमी हुआ है, ठीक है, ये कमी है किसके ऊपर 205 के ऊपर। तीसरा का देखें टाइम एक्स का, तो ये 47 से 55 हो गया, तो 8 का वृद्धि है 247 के ऊपर। चौथा का देखें तो 96 से 126 हुआ है, तो यहाँ पर कितना का वृद्धि है 30 का वृद्धि है, किसके ऊपर 96 के ऊपर। तो अगर यहाँ पर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो मैक्सिमम आपको कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ इसका अगर देखें ये तो बहुत मिनिमम सा है, 3 और 8, इसका बेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इसका तो ज़्यादा है ही, लेकिन ये ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसको देखें तो ये 30 का यहाँ पर डिफरेंस आया है, लेकिन इसका बेस वैल्यू 96 ही है। तो अगर हम लोग देखें 9 का 4 गुना यहाँ पर है, और ऊपर अगर करें तो 30 का 4 गुना 120 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 78 है, तो मैक्सिमम जो है ये बढ़ा है, ठीक है। तो ये किसका है, फॉसिल का, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प पिछले साल की तुलना में बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। और इस तरह से ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है टाइमेक्स 2016 में, टाइमेक्स यहाँ पर है 2016 में देखें तो 388 है, लेकिन पहले कितना था 285, तो कितना का वृद्धि हुआ यहाँ पर, यहाँ पर वृद्धि है 103 का, यहाँ लिखते हैं 103 का वृद्धि है किसके ऊपर 285, इसका बेस वैल्यू रहेगा, ठीक है। फॉसिल का देखें 2017 में, तो यहाँ पर है 2017, तो 112 से 46 हुआ है, तो 34 का वृद्धि है 112 के ऊपर। तीसरा देखें 2017 में टाइटन, यहाँ पर 312 से 412 हुआ है, तो 100 का वृद्धि है 312 के ऊपर। और उसके बाद है फास्टैग 2017, तो फास्टैग 2017 देखिए 175 से 312 हुआ है, तो यहाँ कितना का वृद्धि है, इधर 125 और 12 137 का जो है यहाँ वृद्धि हो रहा है, किसके ऊपर, इसका बेस वैल्यू रहेगा 175। तो इसमें मैक्सिमम पूछ रहा, तो मैक्सिमम कहाँ देखने से पता चलता है आपको, ये देखिए ये सबसे बड़ा है, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। बाकी आपको निकालना तो 100% से गुना करके सभी वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घड़ियों के किस ब्रांड की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018 में अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है, तो देखेंगे 2018 में, तो 2018 में ये देखिए क्या कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 18 में देखें तो यहाँ पर कितना का गिरावट है, डिफरेंस लेना होगा, ये हो गया आपको 88 12 इधर और 112, यानी कि 124 का यहाँ पर गिरावट हुआ है। उसके बाद यहाँ 312 से 202 हुआ, तो कितना का गिरावट है 110 का। और यहाँ पर अगर देखें तो 45 और 146, यानी 146 का जो है गिरावट यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए 146 से 126 हुआ, तो 20 का यहाँ पर गिरावट है। तो अधिकतम गिरावट कहाँ पर है, ये देखिए 146 यहाँ पर टाइम एक्स का, तो यही इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है हमारे पास, दी गई अवधि में उच्चतम बिक्री दर्ज करने वाला ब्रांड टाइमेक्स है। तो इसके लिए आपको सभी का जो है टोटल बिक्री देखना होगा। तो टाइटन का अगर जोड़ के निकालें तो सबको कितना होगा, जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 1776, ठीक है। और ये फास्टैग का अगर जोड़ें तो ये हो जाएगा 1082, ठीक है। हम जोड़ के रखे हैं ताकि टाइम खराब नहीं हो। टाइमेक्स का हो जाएगा आपको 1576 और फॉसिल का हो जाएगा आपको 588। अब देखिए इसमें मैक्सिमम वाला जो है टाइटन है, लेकिन यहाँ पर क्या करें टाइमेक्स है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, तो इसको हटाइए। दूसरा ऑप्शन हम आएंगे, कह रहा है कि केवल 2 ब्रांडों में अवधि 14 से 17 के दौरान बिक्री में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। तो 14 से 17 के दौरान देखना है, तो 18 वाला को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए कि कौन कौन सा ब्रांड है जिसमें लगातार वृद्धि हुआ। तो पहला देखिए टाइटन 366 से 398 वृद्धि हुआ, लेकिन आगे 312 हो गया, कमी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फास्टैग का देखिए 205 से 188 कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आगे टाइमेक्स देखिए 247 से 285, फिर 388, फिर 401, लगातार वृद्धि ही हो रहा है। और फॉसिल का देखें तो ये भी लगातार वृद्धि में ही है। इसका मतलब 2 ब्रांड जो है लगातार ये वृद्धि दर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारे पास, 2 ब्रांडों में वृद्धि दर्ज की गई है, ये वाला सही है, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।